हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका और आज हम इस वीडियो में शकुंतला उपन्यास पर चर्चा करेंगे, जिसे भगवान दास मोरवाल जी ने लिखा है, जो SYBA के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है। तो चलो शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस उपन्यास के माध्यम से लेखक पाठक को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो शकुंतला जो इस उपन्यास का शीर्षक है, ये एक प्रतीकात्मक है, यानी कि सिंबॉलिक के रूप में यूज किया गया है। हम सभी जानते हैं कि ये एक पक्षी है जो बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये उपन्यास भारतीय समाज में, यानी कि जो शकुंतला उपन्यास है, भारतीय समाज में आए बदलाव को रेखांकित करता है, जो लड़कियों को लड़कों के बराबर नहीं समझती, जो मानता है लड़कियां सिर्फ घरेलू काम ही कर सकती हैं। ये उपन्यास इस रूढ़िवादी धारणा को नकारता है। मोरवाल जी हरियाणा से है, वही राज्य जहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाएं शुरू हुई, जहां लड़के लड़कियों का अनुपात पूरे देश में सबसे खराब है, यानी कि बहुत कम है। इसी राज्य में रहने वाले मोरवाल जी अगर शकुंतला जैसे उपन्यास लिखते हैं तो निश्चित ही यह समाज की उस कटु सच्चाई का आधार रहा होगा जिसने उन्हें ऐसे विषय चुनने और उस पर लिखने के लिए मजबूर किया होगा। भारत में यह कहा जाता है कि बेटियां भारतीय संस्कृति की धरोहर है, अनमोल है, परंतु यह भी एक कटु सत्य है कि इसी भारतीय संस्कृति में जहां एक तरफ नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ उसी नारी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मायका कहता है बेटी पराया धन है, ससुराल कहता है पराये घर से आई है। जब भी उनके पढ़ने लिखने या आगे बढ़ने की बात आती है, समाज कहता है पढ़ लिख कर क्या करोगी, बनानी तो रोटियां ही है। यानी कि हमारे समाज में हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं कि स्त्रियों को यही समझा जाता है कि वो सिर्फ घर के ही काम कर सकती है, बाहर के काम करने में सक्षम नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। उसी के बारे में ये उपन्यास लिखा है लेखक ने। जबकि बेटों को कोई कुछ नहीं कहता, उन्हें तो कुल का दीपक माना जाता है, वारिस कहा जाता है, उन्हें कुछ भी करने की आजादी होती है। माना बेटियां कुल दीपक नहीं होती, पर कुल दीपक से कम भी नहीं होती। इसी सोच को लेकर मोरवाल जी ने यह उपन्यास लिखा है। यह भी सत्य है कि बेटियां घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। फिर भी हम देखते हैं कि जब भी एक घर में बेटी पैदा होती है तो लोग भले कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, पर वो इस भाव से कहते हैं जैसे लगता है कि लक्ष्मी गई है, लक्ष्मी चली गई है। आज भी समाज में बेटों को बेटियों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। जन्म के मामले में भी यदि पता चलता है कि बेटी है तो उसे मारने तक की कोशिश की जाती है। इसी पुरानी सोच पर यह उपन्यास तीखा प्रहार करता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे यदि बेटियों को मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकती हैं, बल्कि बेटों से बेहतर कर सकती हैं। शकुंतला उपन्यास की कथा वस्तु में दो मुख्य पात्र हैं, दुर्गा और भगवती। पूरा उपन्यास इन्हीं को केंद्र में रखकर लिखा गया है। ये दो महिलाएं भारत की उन हजारों लाखों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो मानती हैं बेटा घर का वारिस होता है, यदि बेटा ना हो तो वंश नष्ट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता। यह एक ऐसा सत्य है जिसे आज भी भारत के न जाने कितने परिवार इस सोच से ग्रसित है। इस मान्यता के कारण न जाने कितनी ही बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। उपन्यास की शुरुआत भी इसी चिंता से होती है, जब दुर्गा अपने बेटे अभय के दूसरे बेटे और अपने चौथे पोते के जन्म की खुशी में लड्डू देने आती है भगवती के घर। भगवती दुर्गा की पड़ोसन है और उसे आश्वस्त करते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन है इस बार तुम्हारे घर लड़के की ही किलकारियां गूंजेगी। जवाब में भगवती दुर्गा से कहती है, अगर इस बार भी ना हुआ तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। पहले से ही दो दो लड़कियों को देखकर हाथ पांव फूल जाते हैं। भगवती और दुर्गा दोनों पड़ोसन हैं, दोनों के दो दो पुत्र हैं और अब इनकी ख्वाहिश है कि इनके घर पोतों का ही जन्म हो। दुर्गा इस संदर्भ में अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि उसके बड़े बेटे नागदत्त और छोटे बेटे अभय
दोनों को दो दो पुत्र हैं। इसके विपरीत भगवती इतनी भाग्यशाली नहीं। भगवती के बड़े बेटे बलवंत को पहले से ही दो बेटियां हैं, जिसका नाम है सिया और गार्गी, और बलवंत की पत्नी फिर से गर्भवती है, जिसका नाम है रेवती। दूसरे बेटे जो भगवती के दूसरे बेटे हैं, उनका नाम है रुपेश और उसकी पत्नी का नाम है जयंती। उन्हें कोई संतान नहीं है। तो ये स्वाभाविक है कि भगवती चाहती है उसके घर में बेटे का जन्म हो, पर समस्या तब होती है जब बलवंत की तीसरी संतान भी बेटी ही पैदा होती है। इससे भगवती बहुत निराश होती है, बहुत उदास हो जाती है। उसे यह डर सताने लगता है कि आगे उसके वंश का क्या होगा। यदि बेटा ना हुआ तो इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं कि उसके वंश को कैसे बचाया जाए। बहुत हद तक उपन्यासकार ने इस समस्या को अपनी सूझबूझ से सुलझाने का प्रयास किया है। दुर्गा और भगवती इस उपन्यास की मुख्य पात्र हैं और दोनों ही स्त्रियां पुरानी सोच से ग्रसित हैं। तो अब इस मानसिकता को गलत कैसे ठहराया जाए, इसी समस्या के समाधान में उपन्यास में कुछ घटनाएं अत्यंत तेजी से घटित होने लगती हैं। जैसे कि उपन्यास की शुरुआत में ही जब गार्गी को पता चलता है, गार्गी जो भगवती की पोती है, उसे पता चलता है कि दुर्गा अम्मा के छोटे बेटे अभय अंकल को लड़का हुआ है, तो वो कहती है, बताओ दादाजी, कहीं अंकल के लड़का होता है? वह तो आंटी को हुआ होगा। तब दशरथ गार्गी के दादाजी का नाम है, उसके जवाब में कहते हैं, बेटा हुआ तो तेरी आंटी के ही है, पर ऐसा कहते हैं। उपन्यासकार इस वार्तालाप के माध्यम से भगवती और दुर्गा को उनके मानसिक द्वंद्व एवं चरित्र की जटिलताओं को मार्मिक शैली में प्रस्तुत किया है। दशरथ भगवती के पति का नाम है। भगवती धीरे धीरे अपने तीनों पोतियों को मन से अपना लेती है। जब उसे कोई पोता नहीं होता है तो कर भी कह सकती है। वहीं दूसरी तरफ दुर्गा अपने आवारा और उपद्रवी पोतों से दुखी रहने लगती है। भगवती की तीनों पोतियां सिया, गार्गी और बुलबुल पढ़ाई लिखाई में एकदम तेज निकलती हैं, जबकि दुर्गा के पोते पढ़ाई लिखाई में अत्यंत कमजोर होते हैं। या ये कहें कि दुर्गा के पोते एकदम आवारा निकम्मे टाइप के निकलते हैं, और वहीं भगवती की जो पोतियां हैं वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी होती हैं और वैसे स्वभाव में भी बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए दुर्गा चाहती है कि उसके पोते भी अच्छे से पढ़े लिखे। प्रायः हम देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों में यह प्रतियोगिता बनी रहती है। दुर्गा अपने पोतों के विषय में कहती है, हे राम, ये सारे कौरव इसी घर में पैदा हो गए, एक भी लायक नहीं निकला। यानी कि जो दुर्गा के चारों पोते हैं, उनमें से एक भी पोता लायक नहीं निकला, सब निकम्मे आवारा ही निकले। इसीलिए दुर्गा को जैसे कि बोलते हैं ना, खेद होता है कि काश उसके पोते भी पढ़ने लिखने में अच्छे होते भगवती के पोतियों की तरफ, पर ऐसा होता नहीं है। इसीलिए दुर्गा के दुखी होने का कारण यह भी है कि उसके पोते पढ़ने लिखने में सिया और गार्गी की बराबरी नहीं कर सकते। इधर भगवती पोतियों की सफलता देख उस दुख को भूल जाती है जो कभी दुर्गा का सुख था। खैर, लेखक ने इस दिशा की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि गार्गी और सिया जैसी बेटियां आवारा और निकम्मे रोहन और अमित से कहीं ज्यादा बेहतर है। रोहन और अमित दुर्गा के पोतों का नाम है। ऐसी बेटियां जिस घर में हो वह घर स्वर्ग के समान है। लेखक ने यह संकेत किया है कि वास्तविक सुख या दुख बेटे बेटियों के जन्म में नहीं, बल्कि उनकी परिवार की प्रति निष्ठा और परस्पर प्रेम में है, जीवन की उपलब्धियों में नहीं। उग्रसेन दुर्गा के पति का नाम है। दुर्गा और उग्रसेन के दोनों बेटों ने उग्रसेन के जो बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम है नागदत्त और छोटे बेटे का नाम है अभय। इधर भगवती और दशरथ के घर में धन की कमी है, पौत्र सुख भी नहीं है, पर फिर भी वे अपने तीनों पोतियों को उच्च शिक्षा देने में सफल रहे। किसी ने सही कहा है, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। जिन रत्नों पर दुर्गा और उग्रसेन को बड़ा गर्व था,
वे मामूली पत्थर साबित हो गए। महंगे स्कूलों में पढ़ाने का कोई लाभ नहीं हुआ। इसके विपरीत सरकारी स्कूल में पढ़ी सिया और गार्गी वकील और डॉक्टर बन गई। सिया वकील बन जाती है और गार्गी डॉक्टर। इस धारणा को भी ध्वस्त किया है लेखक ने इस उपन्यास में कि महंगे और प्राइवेट स्कूल बच्चों को कामयाब बनाने की गारंटी नहीं देते। जिस उम्मीद से माँ बाप उन्हें महंगे स्कूलों में एडमिशन कराते हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी सफल हो जाएगी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह उपन्यास की बड़ी उपलब्धि है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की मुख्य विषय वस्तु को एक नया आयाम देती है। बेटे बेटी में फर्क करने वाली मानसिकता पर लेखक ने तब तीखा प्रहार किया जब भगवती के दूसरे बेटे रुपेश के लिए बच्चा गोद लेने की बात आती है और सबकी सम्मति से लड़की गोद ली जाती है लड़के के बजाय। यह काफी क्रांतिकारी निर्णय कहा जा सकता है। आगे भगवती बताती है अपने परिवार को कि इस निर्णय के पीछे दुर्गा है, क्योंकि दुर्गा ने ही उसे प्रेरित किया और कहा कि सुन भगवती, बुरा मत मानियो, पर इस वंश बढ़ाने की भूख ने हमारी बेटियों की दुर्गति कर दी है। थोड़ी देर के लिए मान लो तुमने लड़के को गोद लिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि वह तेरी इन पोतियों को बहन का दर्जा देगा ही। कहीं ऐसा न हो कि वह सारी जायदाद पर कब्जा कर बैठे और तेरी पोतियां यहाँ के रूखों के लिए भी तरस जाए। यह दुर्गा और भगवती के चरित्र विकास का महत्वपूर्ण प्रसंग है। आगे हम अनाथ आश्रम में नन्ही बच्ची के जब सब लोग उस बच्ची को गोद लेने जाते हैं तो झूले के पास रुपेश और जयंती के पहुंचाने का प्रसंग अत्यंत भावुक है। प्रतिनिधि ने पालने में जो वहां के कर्मचारी थे, पालने में गहरी नींद में सोई बच्ची को उठाया और उसे जयंती की गोद में डाल दिया। वो मासूम बच्ची जयंती के सीने से चिपक गई। बच्ची के सीने से चिपकते ही जयंती रो पड़ी। उसके हाथ कांपने लगे। उसके बाद जैसे ही रुपेश की नजरें उसकी पत्नी से मिली, वो भी भावुक हो गया। जयंती ने अब बच्ची को रुपेश की गोद में दे दिया। बच्ची के स्पर्श से जैसे रुपेश के पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। मुश्किल से दोनों होठों को दांतों तले भींचकर वो अपने आप को रोक पाया। जयंती ने जैसे ही बच्ची को भगवती यानी अपनी सास की ओर बढ़ाया तो भगवती के हाथ बीच में ही रुक गए। 1 मिनट के लिए तो जयंती सहम सी गई भगवती के इस व्यवहार से। फिर भगवती ने मुस्कुरा कर कहा, बहू, इसे गोद में लेने का पहला हक दुर्गा का है, क्योंकि इसकी असली दादी मैं नहीं, दुर्गा है, जिसने इस बच्ची को दूसरा और असली जन्म दिया है। बच्ची जैसे ही दुर्गा के गोद में आती है, दुर्गा की हिचकियां बन जाती है। जीवन के अंतिम पड़ाव में दुर्गा का बेटियों के प्रति उमड़ा ये प्रेम उसके जीवन में बेटियों के अभाव के उस क्षण में नष्ट कर देता है। बच्ची को न जाने दुर्गा अपनी गोद में लेने के बाद, जब दुर्गा उस बच्ची को गोद में लेती है तो बच्ची को न जाने दुर्गा कितनी बार चूमती है। फिर उसे काजल लगाती है, माथे पर बड़ा सा टीका भी लगाती है और कहती है, मेरी पोती को किसी की नजर ना लगे। यह प्रसंग दुर्गा और भगवती के जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। दुर्गा और भगवती के माध्यम से लेखक अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं। इस स्थान पर पहुंचकर दुर्गा और उग्रसेन के परिवार की कहानी मुख्य कथानक से अलग हो जाती है और यहाँ से यह वंश बढ़ाने या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कहानी न होकर लड़कियों की आत्मनिर्भरता, आत्म स्वतंत्रता की कहानी के रूप में आगे बढ़ती है। दुर्गा और उग्रसेन अब भगवती के परिवार के अत्यंत निकटस्थ यानी कि करीब हो जाते हैं। भगवती जब भी मुश्किल में पड़ती है, दुर्गा की सलाह लेने आ जाती है। यह कहानी 2 स्त्रियों की रूढ़िवादी सोच से मुक्त होने की कहानी है। असल में भारतीय संस्कृति कई रंग बिरंगी धागों से बुनी है। इसमें जहाँ कई तरह के मतभेद हैं तो कई आदर्श भी हैं। जहाँ कुछ कमियां हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। सिया बड़ी हो चुकी है और अब भगवती और दशरथ को उसके विवाह की चिंता है। अब यहाँ से कहानी एक नई मोड़ लेती है। जब दशरथ का परिवार, जिसे हम भगवती का परिवार भी कहते हैं, जहाँ स्त्रियों का विशेष सम्मान किया जाता है,
पुरुषों द्वारा जो सम्मान इस घर में स्त्रियों को मिलता है, उससे कहीं अधिक सम्मान इन स्त्रियों से पुरुषों को प्राप्त होता है। यह परिवार प्रगतिशील भारत की तस्वीर है। वस्तुतः शकुंतला का कथ्य स्त्रियों के जन्माधिकार और जीवन की स्वतंत्रता का कथ्य है। पुरुषों की बराबरी या उन्हें नीचा दिखाना लेखक का उद्देश्य नहीं है। वक्त बदल रहा है, समाज बदल रहा है और इस बदलते वक्त के साथ हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। तभी अब हम उन नियमों, पुरानी परंपराओं पर नहीं चल सकते जो हजारों वर्ष पहले बनाई गई। कई सालों से स्त्रियां जन्म से लेकर जिस भेदभाव एवं शोषण का शिकार बनती रही, उससे मुक्त होने का एक ही उपाय है, स्त्रियों का शिक्षित एवं आत्मनिर्भर होना। क्योंकि जब स्त्रियां शिक्षित होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, अपने फैसले स्वयं लेने में सक्षम होगी, तभी ये समाज बदलेगा। आगे लेखक ने इस उपन्यास में अंतर जातीय विवाह की भी बात की। सिया के लॉ करने के बाद अपनी बिरादरी में अपने स्तर का लड़का मिलना मुश्किल है और यदि वह जज की परीक्षा पास हो जाती है तो यह समस्या और भी बढ़ जाती है। इसलिए उसके परिवार वाले मन ही मन कामना करते हैं कि काश वो इस जज की परीक्षा में पास ना हो। और आगे गार्गी भी तो MBBS कर रही है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है और उपन्यासकार इसका हल अंतरजातीय विवाह में तलाश चुके हैं। परंतु इस तरह समस्या का समाधान प्रस्तुत करने से यह समस्या समाप्त नहीं होती, बल्कि कई अधिक प्रश्नों को उपस्थित करती है। ये समस्या हमारे देश में स्वतंत्रता पूर्व से ही चली आ रही है। भगवती का परिवार अब सब कुछ अपने जीवन आदर्शों के अनुरूप चाहने लगा है। उनकी यह मानसिकता किन परिस्थितियों के कारण बनी, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेखक ने ज्यादा पढ़ी लिखी बेटियों के विवाह की समस्या को लेकर उस पर अंतरजातीय विवाह का रास्ता खोज लिया है। वस्तुतः जिन परिवारों में अंतरजातीय विवाह के फैसले प्रसन्नता से लिए जाते हैं, वे प्रायः व्यवहारिक हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, जैसे कि शिक्षा, नौकरी, पैसों की बराबरी को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे कि सिया और गार्गी ने अपने प्रेम के आलंबन रूप में उसी व्यक्ति को चुना जो व्यवहारिक स्तर पर उनके बराबर है, जो उन्हें समझता है। सिया और गार्गी का विवाह उनके मनपसंद लड़के से होता है। सिया का विवाह उसके साथ पढ़ने वाले लड़के तमन दत्ता से होता है, जो कि बंगाली है, और गार्गी का विवाह भी उसके सहपाठी से होता है, जो एक डॉक्टर है और पंजाबी है। दोनों बहुत खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ जो भगवती की छोटी पोती है बुलबुल, जिसका विवाह उसकी अपनी जाति में होता है, वो बहुत अप्रसन्न है। अपने ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसके ससुराल वाले लालची है। फिर जब उसकी बड़ी बहन सिया को यह पता चलता है तो वो दूसरे के जरिए उन्हें नोटिस भिजवाती है दूसरे के नाम से। तब जाकर बुलबुल के पति को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो आके माफी मांगता है, जिसका नाम है नरेंद्र। यानी मतलब बुलबुल का जो पति है उसका नाम है नरेंद्र। इसके बाद उपन्यास में अनेक प्रसंग विषय वस्तु के अनुरूप आकार लेते हैं, जैसे कुआं पूजन, बुलबुल पीहू का जन्मदिन। पीहू जो जिस बच्ची को गोद लिए रहते हैं रुपेश और जयंती, उसका नाम है पीहू। जन्मदिन मनाया जाना, पीहू वही बच्ची जिसे रुपेश गोद लेता है, उसकी खबर अखबार में छपना। उसके पश्चात सारे शहर में भगवती का परिवार चर्चा का केंद्र बन जाता है। पीहू भी अब बड़ी हो जाती है और पढ़ने के लिए बाहर चली जाती है। अतः डाल डाल पर फुदकने वाली और चहकने वाली शकुंतलाओं की यह कहानी अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाती है। दुर्गा, भगवती, दशरथ और उग्रसेन अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु बलवंत, रेवती और रुपेश जयंती को अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है। उन्हें दूर दूर तक बेटा न होने का अब कोई पश्चाताप नहीं है और ना ही असंतोष है। यही इस उपन्यास का वास्तविक कथ्य है। चारों गौरैयों ने अपने अपने घोंसले बना लिए हैं। कहते हैं कि बेटियां वह सेतु है जो दो घरों को जोड़ती है। बेटियों को पैदा होने से रोकना या बेटे के मुंह में उनकी गर्भ में हत्या करना
घोर अपराध है। आगे अख्तरी नामक एक छोटे से पात्र की उपस्थिति उपन्यास में जुड़ती है। जो बुलबुल को ससुराल में दुख मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही मार्मिक है। वो कहती है, एक बात कहूँ, बेटियां किसी को बुरी नहीं लगती। दूसरे घर जाकर जब दुख पाती हैं तभी बेटियों के पैदा न होने की हम लोग मिन्नतें मांगते हैं। ये हमारे समाज के महिलाओं की वास्तविक स्थिति है। गार्गी, सिया, बुलबुल और पीहू आत्मनिर्भर हैं, समझदार हैं, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी हैं। वो इस काबिल बन चुकी हैं कि अपने फैसले स्वयं ले सकती हैं। और ऐसी ही बेटियां हमारे समाज का भविष्य है और गौरव भी। परिवारों में लड़का लड़की में बराबरी होना आवश्यक है। सिर्फ कहना आवश्यक नहीं, जो हम कह देते हैं कहने के लिए कि लड़का लड़की बराबर है, उसे मानना भी होगा, तभी जाकर हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अब जो है, जहाँ ये बराबरी नहीं, मतलब यानी कि जिन परिवारों में ये बराबरी नहीं है, जिन परिवारों में लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है, वहाँ भगवती और दशरथ का परिवार एक आदर्श परिवार हो सकता है। बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने में उपन्यासकार ने उपन्यास में पुरुषों की भूमिका को उतना महत्व नहीं दिया। पुरुषों की उपस्थिति कहीं कहीं विशेष निर्णायक की भूमिका में नहीं आती। केवल दशरथ और उग्रसेन अपनी राय देने के मामले में कहीं कहीं आगे बढ़ते हैं। यह उपन्यास समाज के कई समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। ऐसे विषयों पर अब तक मुख्य रूप से लिखा नहीं गया या उसे लिखने के योग्य एवं आवश्यक विषय के रूप में नहीं देखा गया। पिछले कुछ सालों में देश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले तेजी से बढ़े हैं। सख्त कानून बनने के बावजूद भी इस पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लग पाया है। आज भी हम गांव में देखते हैं कि ये जबकि प्रतिबंधित हो चुका है कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं की जा सकती, ये गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी गांव में ऐसा कई बार होता है कि जब पता चलता है गैर कानूनी तरीके से कि गर्भ में लड़की है, उसे मार दिया जाता है। ये बहुत दुख की बात है। हो सकता है कि शायद कृषि आत्महत्या के मामलों के आगे यह मामले दब गए। भगवान दास मोरवाल जी शकुंतला के माध्यम से स्त्री समस्याओं और उनके समाधानों को प्रस्तुत किया है। स्त्रियों के जीवन की समस्त समस्याओं को उन्होंने जिस तरह अपने उपन्यास के कथा वस्तु के केंद्र में रखा है, वह उनके कथा साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय एवं दमदार पक्ष है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह उपन्यास समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगर कोई डाउट है इस उपन्यास से संबंधित तो आप लोग कमेंट में अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। धन्यवाद।